लोकसभा चुनाव के कुछ मात्र महीने ही बचे हैं, जिस पर मेरे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी के संजय सिंह चौहान जी हैं, जिनका बिहार और झारखंड में काफ़ी ठीक ठाक पार्टी का इनका ग्रोथ हो रहा है। आइए बात करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। आप बिहार अभी पिछले कुछ दिन से लौटे हैं। बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है, पिछले जो सरकार पहले नीतीश कुमार और लालू यादव पार्टी मिलाकर सरकार, जिसमें भाजपा ने बदली कर नीतीश ने पलटी मार के फिर एनडीए में चले गए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश देश की सियासत में जो बिहार में हुआ है, इससे राजनीतिक जो शुचिता है, नेताओं के जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्य हैं, उस साख को बहुत धक्का लगा है। नीतीश कुमार जी देश में एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते थे जिनकी छवि बेदाग, नैतिकवान और स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व के रूप में देखे जाते थे। और उनकी तुलना में जब भी विपक्ष के लिए किसी नेता की बात होती थी तो ये होता था कि मोदी जी के जीवन की जो चर्या है उससे कहीं कमज़ोर नीतीश जी की जीवन शैली नहीं है। बट जो नीतीश जी ने किया वो बिल्कुल भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी दुखद घटना है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाने के लिए वो कुछ भी करेगी। उसके सामने किसी मूल्य की चिंता नहीं, न संवैधानिक मूल्य की चिंता है, न लोकतांत्रिक मूल्य की चिंता है, न नैतिक मूल्य की चिंता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की चिंता है और सरकार बनाने की चिंता है। बिहार आप हो क्या हैं, लगभग आप करीब 1-1.5 महीना वहाँ रहे हैं, क्या कुछ अपनी पार्टी के कुछ नहीं टाइम बचा है चुनाव की, लोकसभा तैयारी के कितने क्या प्रत्याशी आपने उतार दिए, क्या कुछ प्रारूप है आपका वहाँ पर चुनाव लड़ने का? और उत्तर प्रदेश में खासकर आप जो समाजवादी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, अभी क्या आपकी बातचीत अखिलेश यादव जी से हुई है? क्योंकि उन्होंने लगभग लोकसभा प्रत्याशी घोषित करना चालू कर दिया, क्या कुछ आगे आपकी बात बनी है या फिर कहीं और कुछ? देखिए, उत्तर प्रदेश में लंबे दौर से हमारा गठबंधन अखिलेश यादव जी के साथ है और 2024 का चुनाव भी मैं अभी अखिलेश यादव जी के साथ हूँ और लड़ूंगा। बट बिहार के परिदृश्य पर मैं किसी दल और किसी पार्टी और किसी मोर्चे से कोई गठबंधन नहीं करूँगा। ये हमारे पार्टी की पहले से ही नीति में निर्धारण रहा है और बिहार की हम लोग सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और जिसमें 27 लोकसभा सीटों पर लगभग हम लोगों ने अपने कैंडिडेट सेटअप कर दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अगर कमज़ोर करने की शक्ति किसी दल के पास है तो वो हमारे पास है और हमारे पास वो वोट बैंक है। और जो वोट बैंक बीजेपी को विगत दिनों बड़ी मजबूत स्थिति में बिहार में खड़ा कर रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वोट बैंक के साथ क्या कृत्य किया है, बिहार में हमारी कम्युनिटी का वोट लेने के लिए उसने राज्यपाल बना करके रखा था। बिहार में पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने नुनिया बिरादरी की बेटी को, रेणु देवी को, उप मुख्यमंत्री बना करके रखा था। लेकिन इस बार के सरकार के गठन में रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, फागू चौहान को बिहार से हटा करके छोटे से एक राज्य मेघालय में लाके खड़ा कर दिया। चलो रेणु देवी को तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक सम्मानजनक स्थिति में तो रखते। आपने देखा होगा जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था इस सरकार का, इस बार नीतीश कुमार जी का, तो रेणु देवी जी को पहली लाइन में भी बैठने का मौका नहीं दिया लोगों ने, सोफा पर भी बैठने का जगह नहीं दिया, पिछली लाइन में बिठा दिया। तो इन सब चीज़ों को हमारे लोगों ने देखा और इन सब जो तिरस्कार है बीजेपी का हमारे लोगों का, इसका चुन चुन करके बदला एक एक वोट जनवादी पार्टी को देकर के बिहार की जनता लेगी। जैसे बिहार में नीतीश कुमार पहले एनडीए से गठबंधन करके चुनाव लड़े विधानसभा का और जीत के सरकार बनाने की स्थिति में, उसके बाद तुरंत पलटी करके जेडीयू उसमें चले गए, लालू यादव पार्टी में सरकार बना ली है। क्या कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका अब बिहार की आम जनता क्या उन पर विश्वास जताएगी, वोट उनको दोबारा देगी या कि दूसरा मौका बताएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक इस तरह का परसेप्शन खड़ा करना चाहती है और कर रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रयोग करके, कि कोई भी विपक्ष का नेता उनसे लड़ने के बारे में न सोचे बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाए और इसके बदले जो देश की
अर्थव्यवस्था, देश की जो परिस्थिति बन रही है कि धीरे धीरे जो स्थिति देश में खड़ी हो रही है, अब 5 साल और बीजेपी की सरकार रहने दीजिए, गुजरात राज्य का जो आर्थिक सिस्टम है, एक स्टेट पूरे देश पर भारी हो जाएगा। पूरे देश की संपदा लूट करके गुजराती लेकर के जा रहे हैं और गुजरात को इतना मजबूत बना देंगे कि गुजरात भारत से भी मजबूत, भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था गुजरात की हो जाएगी। और ये जो सपना देख रहे हैं कि हम गुजराती पूरे भारत पर राज करेंगे, इस सपने को जनता समझने लगी है और देखने लगी है। और अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नेता नहीं, अब जनता लड़ने के लिए तैयार हो गई है। बिहार में जो इन्होंने किया है, इनको क्या है समझ, इनको लगता है कि हम नीतीश को लेकर के हम लोकसभा में अच्छा परिणाम ले लेंगे। लोकसभा के चुनाव में जनता खुद बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार हो गई है बिहार की। और इन्हें जो रिजल्ट आएगा 2024 में, जिसकी कल्पना नहीं किए होंगे, और वही रिजल्ट लगभग कमोवेश यूपी में भी आपको देखने को मिलेगा। और पूरे हिंदुस्तान का जो व्यक्ति देश को मजबूत देखना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहता है। अब भारतीय जनता पार्टी का यह परसेप्शन भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। आज केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, कैसे इसको देखते हैं जो आज बजट, और कल विधानसभा सत्र भी उत्तर प्रदेश चालू है, जिस पर कल भी, उसके बाद विधानसभा सत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट आना है, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उस सिस्टम में कहीं गरीब नहीं है, तो इस बजट में भी गरीब कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के कुछ चंद पूंजीपतियों को इतना मजबूत कर देना चाहती है और देश का पूरा संपदा उनके हाथों में दे करके एक ऐसा देश बनाना चाहती है कि एक तरफ मालिक हो, दूसरी तरफ मजदूर हो, एक तरफ गरीब हो, दूसरी तरफ अमीर हो, और इस देश पर अपरोक्ष रूप से राजतंत्र थोपना चाहती है। उस आधार पर यह काम करिए और उसी सोच के आधार पर इनकी बजट बन रही है। इस बजट में कहीं गरीब, सर्वहारा, किसान, नौजवान नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, मुझे याद है 2017 के वो विधानसभा के चुनाव का कैंपेन, जब हर मंच से राजनाथ सिंह जी जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि सारा पिछड़ों की नौकरी अकेले यादवों ने खा गया, हम आएंगे तो हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण को डिवाइड करके अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण देकर के सामाजिक न्याय को मजबूत करेंगे। आज योगी जी की सरकार को बने लगभग 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, और योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने नई कमेटी भी बनाई है पिछड़ों के अलग आरक्षण को लागू करने के लिए। अगर योगी जी में थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो इस बार के सदन में वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का बिल पेश कर दें, और ये नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि गरीबों को कहीं भी न्याय मिले, सामाजिक न्याय मजबूत हो, पिछड़ा दलितों को शिक्षा और नौकरी में मजबूत भागीदारी मिले। ये तो जब से आए हैं तब से सामाजिक न्याय को कमज़ोर कर रहे हैं, रिजर्वेशन की प्रासंगिकता को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रासंगिक हो रही है इस देश के, प्रदेश के युवाओं में। और ये जो योगी जी का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, पहले भी कोई आशाएं नहीं थी पिछड़े दलित वर्ग को, अब भी नहीं है इससे कोई आशाएं। कल उत्तर प्रदेश में नए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, कि जिसमें अखिलेश यादव ने कल एक्स पे ट्वीट भी किया था, जिन्होंने कहा कि इस बड़ी दुर्भाग्य के बाद चौथी बार जो भी डीजीपी कार्यवाहक बना, जो स्थायी अभी तक नहीं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के भी उल्लंघन करना। क्या देखिए, योगी जी डरते हैं कि हम जिस दिन फुल डीजीपी, अस्थायी डीजीपी बना देंगे तो वे अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने हिसाब से भी देश प्रदेश की व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने लगेगा और इनका इंटरफेरेंस कमज़ोर पड़ जाएगा। योगी जी जो भी काम कर रहे हैं, बुलडोजर कहीं भी न्याय का प्रतीक नहीं है। किसी के पैर में गोली मार देना ये न्याय का प्रतीक नहीं है। आप किसी को लंगड़ा गोली मार करके बना दो, ये कहीं देश के कानून व्यवस्था में नहीं है। लेकिन ये जो असंवैधानिक रूप से जो कृत्य हो रहे हैं, जो चीज़ें की जा रही हैं, और ख़ास तौर से एक जात और एक वर्ग को निशाना बना करके की जा रही हैं, एक धर्म के लोगों को निशाना बना करके की जा रही है, और अपने जात के गुंडों को जो संरक्षण देने का काम हो रहा है, अगर फुल डीजीपी हो जाएगा तो वो न्यायपूर्ण ढंग से काम करने लगेगा। इसलिए अस्थायी डीजीपी देते हैं, कार्यवाहक डीजीपी। भारतीय जनता पार्टी
इस देश के कुछ चंद पूंजीपतियों को इतना मजबूत कर देना चाहती है और देश का पूरा संपदा उनके हाथों में दे करके एक ऐसा देश बनाना चाहती है कि एक तरफ मालिक हो, दूसरी तरफ मजदूर हो, एक तरफ गरीब हो, दूसरी तरफ अमीर हो, और इस देश पर अपरोक्ष रूप से राजतंत्र थोपना चाहती है। उस आधार पर यह काम करी और उसी सोच के आधार पर इनकी बजट बन रही है। इस बजट में कहीं गरीब, सर्वहारा, किसान, नौजवान नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, मुझे याद है 2017 के वो विधानसभा के चुनाव का कैंपेन, जब हर मंच से राजनाथ सिंह जी जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि सारा पिछड़ों की नौकरी अकेले यादवों ने खा गया, हम आएंगे तो हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण को डिवाइड करके अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण देकर के सामाजिक न्याय को मजबूत करेंगे। आज योगी जी की सरकार को बने लगभग 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, और योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने नई कमेटी भी बनाई है पिछड़ों के अलग आरक्षण को लागू करने के लिए। अगर योगी जी में थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो इस बार के सदन में वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का बिल पेश कर दें, और ये नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि गरीबों को कहीं भी न्याय मिले, सामाजिक न्याय मजबूत हो, पिछड़ा दलितों को शिक्षा और नौकरी में मजबूत भागीदारी मिले। ये तो जब से आए हैं तब से सामाजिक न्याय को कमज़ोर कर रहे हैं, रिजर्वेशन की प्रासंगिकता को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रासंगिक हो रही है इस देश के, प्रदेश के युवाओं में। और ये जो योगी जी का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, पहले भी कोई आशाएं नहीं थी पिछड़े दलित वर्ग को, अब भी नहीं है इससे कोई आशाएं। कल उत्तर प्रदेश में नए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, कि जिसमें अखिलेश यादव ने कल एक्स पे ट्वीट भी किया था, जिन्होंने कहा कि इस बड़ी दुर्भाग्य के बाद चौथी बार जो भी डीजीपी कार्यवाहक बना, जो स्थायी अभी तक नहीं और उसमें सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के भी उल्लंघन करना। क्या देखिए, योगी जी डरते हैं कि हम जिस दिन फुल डीजीपी, अस्थायी डीजीपी बना देंगे तो वे अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने हिसाब से भी देश प्रदेश की व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने लगेगा और इनका इंटरफेरेंस कमज़ोर पड़ जाएगा। योगी जी जो भी काम कर रहे हैं, बुलडोजर कहीं भी न्याय का प्रतीक नहीं है। किसी के पैर में गोली मार देना ये न्याय का प्रतीक नहीं है। आप किसी को लंगड़ा गोली मार करके बना दो, ये कहीं देश के कानून व्यवस्था में नहीं है। लेकिन ये जो असंवैधानिक रूप से जो कृत्य हो रहे हैं, जो चीज़ें की जा रही हैं, और ख़ास तौर से एक जात और एक वर्ग को निशाना बना करके की जा रही हैं, एक धर्म के लोगों को निशाना बना करके की जा रही है, और अपने जात के गुंडों को जो संरक्षण देने का काम हो रहा है, अगर फुल डीजीपी हो जाएगा तो वो न्यायपूर्ण ढंग से काम करने लगेगा। इसलिए अस्थायी क्षेत्र में ना हो, पुलिस विभाग का भी सारा अधिकार क्षेत्र मेरे हाथ में। और अंतिम सवाल है, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए 11 सीटें लगभग देने की बात की और कहा जहां अगर जरूरत पड़ेगी, अगर लगेगा तो मैं और सीटें। क्या आप माननीय अखिलेश यादव जी को क्या कहेंगे कि 11 सीट देना उचित है या नहीं, या आप अपनी पार्टी के लिए कैसे? मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस से गठबंधन अखिलेश जी को नहीं करना चाहिए। ये समाजवादी के हित में नहीं है, न इस प्रदेश के लोगों के हित में है, न पिछड़ों के हित में है, न दलितों के हित में है, न अल्पसंख्यकों के हित में है। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक है, और दोनों की जड़ें एक हैं, और दोनों की विचारधाराएं एक हैं, दोनों की सोच एक है। और इसी कांग्रेस की सोच के खिलाफ लड़कर के समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन हुए, और तमाम सारी पार्टियां देश में बनी, तमाम सारी क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हो गई। तो ये कांग्रेस के पास क्या है इस उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस का एक भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलने जा रहा है। जहां कांग्रेस लड़ेंगे समाजवादी पार्टी का टोटल वोट बैंक मिलेगा उन्हें, लेकिन जहां समाजवादी लड़ेगी वहां एक भी कांग्रेस मानसिकता का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलने जा रहा है। तो ऐसे गठबंधन की ज़रूरत क्या है? ये तो बेवजह का कांग्रेस दबाव बना रही है अखिलेश जी पर, और अखिलेश जी को चाहिए कि कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए और अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, और अपने जो सहयोगी दल हैं उनको लेकर के काम करना चाहिए। बसपा पार्टी भी उत्तर प्रदेश में है और चुनाव लड़ने की तैयारी, क्या अखिलेश यादव को राय देंगे कि बसपा से गठबंधन करें या कांग्रेस से? देखिए, बसपा अगर गठबंधन करे तो ये तो पूरी तरह से सामाजिक न्याय है, और हम तो आपके माध्यम से भी इस बात को कहना चाहेंगे कि बहन जी को इस पर विचार करना चाहिए और इस चीज़ को गंभीरता से लें कि चाहती हैं कि पिछड़ों और दलितों का इस प्रदेश में भला हो, उन्हें सम्मान से जीने का हक मिले।
तो यह ज़रूरत है कि समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर चुनाव लड़े और भाजपा की मुखालफत करे। बात करने का आपका धन्यवाद। ये थे मेरे साथ संजय सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। हम लोग बिहार में लगातार 2 महीने से लगे हैं और लगातार अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। मैं पुष्पेंद्र शर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल को, लखनऊ।